तो मैं आई थिंक उनको धन्यवाद देने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बाकी जो मेरे इमोशंस हैं वो शायद मेरे दिल तक ही सीमित रह पाते हैं, मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं स्पेशली एबल्ड एस्पिरेंट या जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं। तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि उन्हें अपने आप पे विश्वास रखना होगा। मतलब जो हमारी सोसाइटी की मानसिकता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है या किसी भी तरीके से सो कॉल्ड डिसेबल्ड है तो वो दरअसल फैमिली और सोसाइटी पर बोझ है। तो हमें या जो भी ऐसे बच्चे हैं और इवन पूरे समाज को इस सोच के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा और उसमें उस विशेष व्यक्ति की, उस बच्चे की बहुत बड़ी रोल है, बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो खुद को इतना ज़्यादा विश्वास दिलाए कि वो कुछ कर सकता है। सेकेंडली, आज बहुत सारे असिस्टिव टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं जिसके मदद से काफ़ी हद तक खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकता है और पढ़ाई को बहुत अच्छे से पूरी की जा सकती है। जैसे अगेन मैं बोलना चाहूँगा, इंस्टा रीडर जो एप्लीकेशन है उससे कोई भी व्यक्ति PDF को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तो अगर पढ़ने की जो भूमिका होती है वो फ़ोन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। एट द सेम टाइम फैमिली मेम्बर्स, और आई फील कि उसमें जो पेरेंट्स होते हैं या जो भाई बहन होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है। वो अगर उन पे विश्वास रखते हैं और उनकी पढ़ाई को लेकर के समर्पित रहते हैं तो शायद बहुत अच्छे से उनकी जर्नी पूरी हो सकती है। निश्चित रूप से जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ी बहुत अतिरिक्त चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा भी होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत भी होती है। तो अगर उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं तो आई फील कि चीज़ें बहुत आसान उनके लिए भी हो जाएगी। जहाँ तक कॉमन लोगों की बात है तो अगेन उनके लिए भी यही बात है कि हमें या बाकियों को भी हार्ड वर्क पे ध्यान देना चाहिए। प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। ये नहीं कि प्री के लिए अलग पढ़ाई होती है या फिर मेंस के लिए अलग होती है। दरअसल दोनों के लिए एक साथ पढ़ाई होनी चाहिए। प्री के लिए प्रैक्टिस अलग हो सकता है, मेंस के लिए प्रैक्टिस अलग हो सकता है, बट तैयारी दोनों की एकीकृत रूप से होती है। इंटरव्यू के स्तर की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी का निर्माण किसी एक महीने में या एक सप्ताह में नहीं होता है। तो जब हम लोग सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हमें इंटरव्यू की तैयारी कहीं ना कहीं उसी समय से शुरू कर देनी चाहिए और अपने भाषा पे, अपने बैठने के तरीके पे, अपने बात करने के तरीके पे, अपने प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने विचारों के संतुलन के स्तर पे उसी समय से काम करते रहना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं या बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो शायद उनकी भी सफलता थोड़ी आसान हो जाएगी। हर एक बच्चे को ये रहता है या हर एक एस्पिरेंट की ये चाहत होती है कि वो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ामिनेशन का लूप होता है उससे बाहर निकले। तो आई ऑल्सो होप कि मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा और ये एग्ज़ामिनेशन का जो एक साइकिल रहता है उससे आगे बढ़ करके सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से निभा पाऊंगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रिज़ल्ट के बाद ऐसा हो सकता है। हिंदी मीडियम के बच्चों का जो डर रहता है वो सबसे पहले तो CSAT के स्तर पर ही होता है। तो CSAT के डर को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कॉम्प्रिहेंशन पे खुद को बहुत अच्छा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और जर्नी के शुरुआत से ही कॉम्प्रिहेंशन, हर दिन कुछ कॉम्प्रिहेंशन अगर सॉल्व करते एक दो करके तो एग्ज़ामिनेशन तक वो काफ़ी हद तक उसमें कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। और फिर अगर कॉम्प्रिहेंशन पे उनकी अच्छी पकड़ हो जाती है और कुछ टॉपिक्स मैथ्स और रीजनिंग के जो बहुत बेसिक इन नेचर होते हैं तो आई थिंक CSAT का जो डर है वो ख़त्म हो सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या होती है टाइमिंग की मेंस में, उनकी लेखन शैली की। तो ये प्रैक्टिस से संभव है और कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखने पे ध्यान दें और एक बार किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके आंसर राइटिंग की भी कोशिश करें। बट अगेन प्री और मेंस के बीच जो पीरियड होता है उस बीच तो मेंस आंसर राइटिंग पे उनको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर फोकस करना चाहिए। मेरी सफलता में मुझे लगता है कि मैंने जो 50-55 टेस्ट लिखे हैं उसकी अहम भूमिका है। आई डोंट थिंक कि हर एक व्यक्ति को 50-55 टेस्ट लिखने ही चाहिए, बट इतने टेस्ट लिखने चाहिए जिससे उसकी स्पीड इतनी हो जाए कि वो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन का सही ढंग से और सही कंटेंट के साथ लिख सकता है।
उसके बाद एक हर डर ये भी रहता है कि हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे और हिंदी मीडियम रहेगा तो फिर शायद नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा। बट मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि शायद जो इंटरव्यूअर होंगे वो इतने संकीर्ण मानसिकता के नहीं होंगे, और अगर ऐसा होता है तो हर एक हमें इंग्लिश तो पढ़ना ही होता है क्वालिफाइंग, तो हमारे भाषा के स्तर पर भी उस इंग्लिश को ला सकते हैं। कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में अगर इस्तेमाल करें तो उससे वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। और इंग्लिश को लेकर के ये है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या ऑल इंडिया रेडियो का जो आकाशवाणी का न्यूज़ आता है, न्यूज़ बुलेटिन, वो सुन सकते हैं। इससे भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आई थिंक जो भी इश्यूज़ रहते हैं या डर होता है वो दूर स्वतः हो जाता है। मेरे सवालों का जो जवाब करने का तरीका, ये तो मुझे लगता है कि कुछ तो बाई बर्थ भी चीज़ें मिलती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे फैमिली में ये एक लंबा इतिहास रहा है ऐसे वक्ताओं का। बट उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि ये कोशिश और प्रैक्टिस का परिणाम है। दरअसल मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी उसी समय मुझे ये पता था कि सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। और उस समय मुझे सिर्फ ये पता था कि इंटरव्यू जो उन्हीं का क्लियर होता है जिनकी भाषा बहुत अच्छी होती है। जब वो अधूरा ज्ञान ही था। बट उसी बेस पे मैंने अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया। और भाषा पे काम करने का आशय ये है कि मैं इस क्रम में बहुत सोच करके बोलता था कि मेरे विचारों की अभिव्यक्ति किस तरह से होनी चाहिए, मेरे शब्दों का चयन क्या हो सकता है, उसका उच्चारण क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत ध्यान दिया। तो 2-3 महीने के अभ्यास के बाद ये अपने आप मेरी आदत में शुमार हो गया और फिर मेरी भाषा इससे और ज़्यादा निखरते ही चली गई। सबसे पहले विकास स्तर के लिए अगर मैं कहूँ तो एक शिक्षक के प्रति एक छात्र के मन में जो विचार होता है वही विचार मेरे अंदर भी है। लेकिन अगर मैं अपने स्तर पे जो चीज़ें सर की मुझे प्रभावित करती है और जिससे मैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाया हूँ, उसमें 2 ये हैं कि एक मेरे अंदर जो तार्किकता का विकास हुआ या संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ है, उसमें शायद विकास दिव्य कीर्ति सर की अहम भूमिका रही है। क्योंकि अपने वीडियोज़ में जिस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बात को रखते हैं, वो मुझे इंस्पायर करता है कि हमारी सोच ऐसी ही होनी चाहिए, और मैंने उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि सर की जो भाषा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह से सर की भाषा में लयबद्धता, प्रवाह सब कुछ है, तो वो मुझे बहुत अपीलिंग लगता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सर के जितना करीब जा सकूँ भाषा के स्तर पे। ऑल्दो अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बट सिलेक्शन के बावजूद मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जा सकूँ भाषा के स्तर पे और विचारों के स्तर पे। तो ये 2 चीज़ें मुझे विकास सर की बहुत अच्छी लगती है और मेरे ऊपर इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और अगर जहाँ तक बात करें ज्ञान और नॉलेज की, तो सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत ही शायद कम लोगों को सरस्वती की ऐसा आशीर्वाद मिलता है। अगर मैं दृष्टि IAS की भूमिका की बात करूँ तो हिंदी माध्यम में दृष्टि IAS अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। और जिस तरह से विगत कुछ वर्षों में दृष्टि IAS के द्वारा प्रयास किया जा रहा है हिंदी माध्यम के रिज़ल्ट को सुधारने के क्रम में, तो ये प्रयास आई थिंक बहुत सही है और सही दिशा में है। बशीर बद्र का एक गज़ल है, उसके कुछ शेर इस प्रकार हैं कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं फूल हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।